कुछ चीजें ऐसी हैं, जब बंदे के पास पैसे ज्यादा आते हैं तो उन्हें ज्यादा खरीदता है, और जब पैसे कम होते हैं तो क्या करता है? शाबाश बच्चों, कम खरीदता है। ये नॉर्मल गुड है। नॉर्मल गुड का यही मामला है कि अमीर होने पे लोग उससे ज्यादा खरीदें, और अल्लाह ना करे उनकी आमदनी कम हो जाती है तो वो कम खरीदें। लेकिन इंफीरियर गुड की ये निशानी होती है कि जब किसी की आमदनी में इजाफा होता है, वो फौरी तौर पे उन्हें छोड़ देता है। तो इसके मुतालिक जो आम किताबों में एग्जाम्पल है वो ये है कि टोटा चावल की एग्जाम्पल मिल सकती है, कि लोग गरीब होते हैं तो क्रैश चावल खा रहे होते हैं, लेकिन जब पैसा ज्यादा आता है तो फौरी तौर पे उसे छोड़ के सुपर कर्नल बासमती चावल खाना शुरू कर देते हैं। कोई पुरानी किताब पढ़ेंगे तो उसके अंदर एग्जाम्पल ये लिखी होगी कि पुराने जमाने में जो गरीब लोग होते थे वो बाजरे की रोटी खाते थे, गंदुम महंगी होती थी, और जब वो अमीर होते थे तो क्या करते थे? सबसे पहले बाजरे की रोटी खाना छोड़ देते थे। और जो यूरोपियन बुक्स लिखी होती है उसके अंदर मिसाल दी होती है कि जो गरीब लोग होते हैं खाली पोटैटो खाते हैं, ब्रेड खा ही नहीं सकते, राइस खा ही नहीं सकते, खाली पोटैटो, पोटैटो वहाँ बहुत सस्ता है, ठीक है, और यानी आलू, फ्रेंच फ्राई नहीं होते, इस टाइप की चीज। तो जब अमीर होते हैं तो वो फौरी तौर पे आलू छोड़ के मीट चिकन वगैरह पे आ जाते हैं। एनीवे, बट समझ तो आया इंफीरियर गुड क्या है। अब सुपीरियर गुड वो है जिस पर आपकी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है। तो हम इसमें हमने मिसाल दी थी रोल्स रॉयस की गाड़ी और रोलेक्स की घड़ी। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद हमने बात की थी इस्तेमाल के एतबार से। तो इस्तेमाल के एतबार से इन्होंने क्लासिफिकेशन में सबसे पहले दो चीजें रखी, एक मैरिड गुड्स और एक डीमेरिट गुड्स। यानी आप यूं समझ लो कि इस्तेमाल के एतबार से, कंजम्पशन के एतबार से दो क्लासिफिकेशन है। कौन सी? दो क्लासिफिकेशन है। एक एक्सटर्नैलिटीज के एतबार से है, क्या बच्चों? एक्सटर्नैलिटीज के एतबार से। और एक अकॉर्डिंग टू कंपटीशन है। अब पहली जो हम पढ़ रहे थे वो अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नैलिटीज थी। एक्सटर्नैलिटीज यानी दूर रस नताइज, लंबे अरसे के नताइज। तो एक मेरिट गुड्स हैं जिनको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, कम यूज करते हैं। जैसे वैक्सीनेशन हम बच्चों को नहीं कराते, म्यूजियम हम नहीं जाते। हालांकि कि ये वो चीजें हैं जो हमारी सीवरेज के ऊपर ज्यादा पैसे नहीं लगाते, लेकिन ये लॉन्ग रन में हमारी सेहत को फायदा देती हैं। तालीम, इस पे भी हम ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन अगर हम इस पे फोकस कर दें तो उसके बड़े दूर नताइज निकल सकते हैं। इसलिए हम इनको मेरिट गुड्स कहते हैं। और डीमेरिट गुड्स वो हैं जो इस्तेमाल करने में सिंपल हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं, लेकिन ये मुआशरे की बुराइयां हैं, इनके लॉन्ग रन एक्सटर्नैलिटीज नेगेटिव होती हैं, जैसे सिगरेट पीना, अल्कोहल इस्तेमाल करना। राइट बच्चों? मुश्किल बात तो नहीं कोई, समझ आ गई बिल्कुल। अच्छा, अब जब कंपटीशन की बात आती तो तीन चीजों को मिलाया जाता है, एक पब्लिक गुड, एक प्राइवेट गुड और एक क्लब गुड। पब्लिक गुड्स वो गुड होती हैं बच्चों जो रेडीली अवेलेबल हैं और सबके लिए अवेलेबल हैं। और इनकी खूबी ये है कि ये नॉन राइवलरी है और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी है। असल में जिस चीज की कीमत ना हो, मुफ्त हो, इसमें दोनों खूबियां आ जाती हैं। अक्सर औकात जो चीज मुफ्त हो उसमें दो खूबियां आ जाती हैं, ये नॉन राइवलरी होती है और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी होती है। ये पब्लिक गुड है। मिसाल के तौर पे रेस कोर्स पार्क है, तो रेस कोर्स पार्क में ये साल चले जाते हैं, क्या नाम है, अब्दुल्ला है, मोहम्मद बख्श साहब, मोहम्मद बख्श साहब चले जाते हैं रेस कोर्स में। तो मोहम्मद बख्श जब वहां जाता है तो वो कहता है यार ये जो असद है ना इसे नहीं आना चाहिए यहाँ पे। वो कहेंगे भाई क्यों? या जब मैं दौड़ लगाता हूँ ना ये मेरे पीछे पीछे दौड़ता रहता है, मुझे बड़ा अजीब लगता है। लेकिन कोई भी बंदे से जाके कहो, कहेगा नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, नॉन राइवलरी है, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी है। इसमें ना तो कोई कंपटीशन है एक दूसरे के साथ आपका, ठीक है, और ना ही इसके अंदर तुम किसी को एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इसकी निस्बत अगर कोई शर्ट होती, कोई शर्ट होती तो आप पैसे दे देते तो वो सेपरेट होती, इनकी अलग होती और आपकी अलग होती। आप वो शर्ट लेके कह सकते थे कि असद ना पहने मेरी शर्ट, लोग कहेंगे हाँ ये सही है, क्योंकि इसके अंदर एक्सक्लूडिबिलिटी है और राइवलरी भी है। क्योंकि इसकी कीमत है ना, तो राइवलरी की सेंस क्या बनती है, जिसके पास पैसे हैं वो विन कर गया, जिसके पास पैसे नहीं वो लूज कर गया। ये राइवलरी की सेंस है ना। जहां भी राइवल होंगे बोली बोली जाएगी ना,
जैसे एक घर है, उसके 4 6 8 खरीदार हो, तो क्या करेगा मालिक? मालिक कहेगा बिड होगी भाई, जो ज्यादा पैसे देगा वो ले जाएगा। क्या हाल है बच्चों? तो लिहाजा पब्लिक गुड वो गुड है जिसमें ना तो कोई कंपटीशन है और ना ही तुम एक्सक्लूड कर सकते हो किसी को, क्योंकि पैसे ही नहीं है। और प्राइवेट गुड वो है जिसके पैसे तुम्हें देने हैं, लिहाजा इसमें राइवलरी है, जिसके पास पैसे होंगे वो ले जाएगा, और जब ले जाएगा तो क्या करेगा? बाकियों को एक्सक्लूड कर देगा। जैसे मैंने अपनी गाड़ी खरीद ली, वो गाड़ी मेरी है, मैंने सबको उसके यूज से रोक दिया। हाँ, उस जैसी दूसरी उन्हें मिल सकती है, लेकिन वो गाड़ी उन्हें नहीं मिल सकती। राइट बच्चों? तो प्राइवेट गुड में क्या होती है? राइवलरी और एक्सक्लूडेबिलिटी, क्योंकि पैसे देते हैं आप, तो पैसे देंगे तो कंपटीशन तो है, और पैसे दे दिए तो क्या हो गया? एक्सक्लूड कर दिया दूसरों को, वो चीज आपकी हो गई। लेकिन पब्लिक गुड में क्या होगा? जी, आप पैसे नहीं दे रहे हो इसलिए सब यूज करेंगे। तो इसके अंदर मिसालें क्या दी उसने? उसने मिसाल दी बच्चों, नेशनल डिफेंस सिस्टम। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी गए कि जी डीएचए वालों को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन ये जो इंजीनियर टाउन के लोग हैं इनको डिफेंस में प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। हाईवे, हाईवे के ऊपर कहीं नहीं लिखा होगा आपकी तस्वीर लगा के इसके ऊपर मोहम्मद बख्श नहीं आ सकता। क्या हाल है? क्योंकि ये सबका है। ठीक है जी। इसी तरह पब्लिक हेल्थ के मामलात हैं, कई सर्विसेज के बाहर नहीं लिखा हुआ सब पेशेंट आ सकते हैं, मोहम्मद बख्श नहीं आ सकता। सब जा सकते हैं, सबको इक्वली राइट। राइट बच्चों? लेकिन प्राइवेट गुड्स के अंदर क्या है बच्चों? आपने पैसे अदा कर दिए हैं, लिहाजा कोई दूसरा उसको नहीं ले सकता। इन्होंने एग्जांपल दिया है, ब्रेड एक प्राइवेट गुड है। ब्रेड की बजाय ये नहीं होता हमें पैटिस लिख देना चाहिए था? ब्रेड तो थोड़ा बड़ी होती है, तो बंदा कहता है यार बाकी के साइज हो सकता है, दे ही दे। नहीं, तो इनको क्या लिखना चाहिए था? इनको सैंडविच लिखना चाहिए, ब्रेड नहीं। क्या लिखना चाहिए? ठीक है जी, इनको लिखना चाहिए सैंडविच है। सैंडविच है तो सैंडविच तो आप जानते हैं ना। तो सैंडविच है बच्चों, जिसने पैसे दे दिए वो खाएगा, और दूसरा क्या करेगा बच्चों? देखेगा, और वो बोलेगा राजे राजे खांदे बिलियां बिलियां तक दियो। ये सुना आपने? ये पंजाबी का एक बड़ा मशहूर, वो क्या कहते हैं, जरबुल मसल है, कि अगर कोई बंदा अमीर और खा रहा और दूसरा उसको नदीदी आंखों से देखे तो कहता है राजे राजे खांदे बिलियां बिलियां तक दिए। अच्छा बच्चों, यहां तक कोई चीज मुश्किल? नो प्रॉब्लम। अच्छा आगे बच्चों, क्लब गुड्स हैं। क्लब गुड्स वो हैं जिसमें एक्सक्लूडिबिलिटी नहीं होती, लेकिन जब कंजेस्शन हो जाती है तो फिर एक्सक्लूडिबिलिटी, बट नॉन राइवल टिल ए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सक्लूडिबिलिटी बट नॉन राइवलिटी टिल ए पॉइंट। मिसाल के तौर पे एक गोल्फ क्लब है, उसके अंदर एक खास हद तक लोग फीस देते रहेंगे, उसको उसी को इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन जब उसके 100 या 200 या 300 जितनी लिमिट है पूरी हो जाएगी, फिर उसके अंदर वही फीचर आ जाएगा। कौन सा? प्राइवेट वाला। इसी तरह हमारी टीवी की केबल है, अगर वो 1000 टीवी चल सकते हैं तो 1000 घरों तक क्या होगा? तब तक एक्सक्लूडिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन जब 1000 पूरे हो जाएंगे तब एक्सक्लूडिबिलिटी आ जाएगी। इसलिए इन्हें हम कहते हैं क्लब गुड्स। यानी अगर हम टेबल बनाए ना, टेबल, हम कहें एक गुड्स हैं पब्लिक गुड्स, एक है प्राइवेट गुड्स, और एक है क्लब गुड्स, तो आप कहेंगे कि प्राइस इसकी भी, इसकी नहीं होती, इसकी भी होती है, इसकी भी होती है। ठीक है? क्या हाल है बच्चों? है ना? लेकिन अगर हम कहें यूज के एतबार से, तो यूज के एतबार से पब्लिक गुड सबको अलाउ होती है, और प्राइवेट गुड सबको अलाउ नहीं होती, और क्लब गुड कहाँ तक होती है? अप टू अ लिमिट। उसके बाद इसके भी वही हालात हो जाते हैं। तो अगर ये टेबल आप बना लें तो आपको सारी बातें याद रह जाएंगी। ठीक है ना? पब्लिक गुड की प्राइस नहीं होती, प्राइवेट गुड की प्राइस होती है, और क्लब गुड की भी होती है, लेकिन पब्लिक गुड को सब इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। प्राइवेट गुड को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता दूसरा, और क्लब गुड को अप टू अ लिमिट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे भी क्या आ जाएगी? एक्सक्लूडेबिलिटी आ जाएगी। राइट बच्चों? मुश्किल बात तो नहीं होगी कोई? डन हो गई? चलिए, ये भी 3 बातें अगर मुकम्मल हो गई हैं तो आप समझिए कि आप गुड्स के मामले में बिल्कुल फारिग हो गए। ठीक है जी? राइट हो गई बात?
अब मसला आ गया बच्चों, ये बात डन हो गई, ये बात डन हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब शुरू के कुछ टॉपिक हमारे मिसिंग हैं, उनको जरा देख लेते हैं। क्या बच्चों, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना। अच्छा, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, इसके अंदर थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा क्या। देखिए, अगर कभी आप अमेरिका चले गए, अगर आप कभी अमेरिका चले गए, तो आपका कोई रिश्तेदार आपको वहां अमेरिका की सैर कराएगा, लेकिन आपको उसके टाउन से लेके न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन तक सब कुछ एक जैसा ही लगेगा। क्यों? मेरा ये कहना है कि आपको सारे का सारा जितना भी वो आपको शो करेगा, सब एक जैसा लगेगा। न्यूयॉर्क भी, न्यूयॉर्क का शहर भी, न्यूयॉर्क के लोग भी सब एक जैसे लगेंगे। बताओ क्यों? क्योंकि सारे ही गोरे होंगे वहां पे। कोई काला होगा तो बहुत काला होगा, आपके यार सारे एक जैसे ही तो हैं। घर भी सारे आपको कैसे लगेंगे? लेकिन जब आप साल 2 साल न्यूयॉर्क में रह लेंगे तो फिर क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। फिर आपको डिफरेंस नजर आने शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे ये भी गोरी है, ये भी गोरी है, ये स्पेनिश है, ये ब्रिटिश है, ये अमेरिकन। ऐसे होगा कि नहीं होगा? लेकिन शुरू शुरू में आपको सारी गोरियां ही लगेंगी। ऐसे होगा बच्चों, है ना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जब भी आप किसी चीज को पहली दफा देखते हैं, आपको हर चीज एक जैसी लगती है, लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाए तो फर्क नजर आने शुरू। अच्छा, एक बात है, आज मैं आपको माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं कहता हूँ बड़े ही बेवकूफी पढ़ानी नहीं चाहिए। भाई, जब बच्चे 3 चैप्टर माइक्रो के पढ़ लेंगे, इसके अलावा ये भी है 3 चैप्टर माइक्रो के पढ़ लेंगे, और फिर बाकी पीछे रह गए कितने बच्चों, 9 चैप्टर मैक्रो के पढ़ लेंगे, तो तब उनको माइक्रो मैक्रो का ज्यादा समझ आएगा कि आ जाएगा? तब ज्यादा आएगा। अब आपको बात समझ आई मेरी? तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और अगर कोई बात समझ ना आए तो आपने इसी शहर में रहना भाई। जब माइक्रो मैक्रो पढ़ेंगे तो ये जो यहाँ हेडिंग है वो चैप्टर बन जाने, और जब चैप्टर बन जाएंगे तो फिर, तो इसके दो मतलब हैं। एक तो घबराना नहीं, नहीं समझ आती तो जब वो चैप्टर समझ आएगा तो पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। और दूसरी अहम बात जो आपको हिडन ली कह दी मैंने, इन चैप्टर्स को आपने दोबारा पढ़ना है। कब? जब थोड़ी माइक्रो मैक्रो पढ़ लोगे। यानी एक्चुअली बात मैं ये कहनी चाह रहा हूं कि इसको आप एक दफा फिर पढ़ना, और फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। फिर आप कहते हो हाँ हाँ, इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, ऐसे लगेगा, है ना बच्चों? क्या हाल है? अच्छा जी, अब बच्चों देखो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स दो तरह से मैंने बना दी। एक मैंने बना दी नेचर ऑफ सब्जेक्ट के एतबार से। अच्छा, ये टॉपिक आप यहीं से पढ़ना, आप किताब से ना पढ़ना। यहाँ स्लाइड से पढ़ो तो स्लाइड से ही पढ़ो, किताब में है तो किताब से पढ़ो। अब ये स्लाइड से पढ़ लो, स्लाइड आप सब बच्चों के पास है। अच्छा, अब चलते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ सब्जेक्ट के एतबार से कहता है इकोनॉमिक्स आर्ट है या साइंस है। और फिर आर्ट एंड साइंस है तो फिर पूछता है क्या पॉजिटिव, अगर साइंस से चलो तो पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। और दूसरा स्कोप ऑफ स्टडी के एतबार से पूछता है ये माइक्रो है कि मैक्रो है। तो सबसे पहली बात, चलते हैं नेचर ऑफ सब्जेक्ट के एतबार से। कहता है कि इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। कैसे आर्ट है? देखिए, बात यह है कि मुआशी हालात बड़े खराब थे आज से 3 साल पहले। पाकिस्तान बैंक करप्ट होने वाला है, शिप खड़े हैं, पैसे देने के लिए हैं नहीं, हालात बड़े अबतर हैं। क्या होता है बच्चों, 5-6 सीनियर इकोनॉमिस्ट को उस वक्त की हुकूमत जिम्मेदारी लगा देती है कि सर, जो मर्जी हो, जिसकी मर्जी हुकूमत आए, आप पांचों ने बैठ के इसको क्या करना, मैनेज करना। देखे उन्होंने जो भी तुरब खानी चलाई, जो भी स्किल लड़ाई, भाई जो भी कह लो आप, आज खजाने में कुछ 14 अरब रुपया पड़ा है जी, और मुल्क बैंक करप्ट हुआ, वो भी बच गया। अब उन्होंने जी भी गेम की, इसकी कैप उसके सर पे रख दी, उसकी कैप
उसके सर पे रख दी, उसको जाके कहा कि देखो तुम्हारे पैसे हमने देने हैं ना, ये अरब वाले देंगे ना, ये तुम्हें दे देंगे, और अरब वालों को कहा तुम्हारे पैसे देने हैं ना, ये देगा ना, तुम्हें दे देंगे। राइट हो गई बात। वो दोनों खुश, अरब वाले अच्छे चाइना से आएंगे तो मुझे दे देंगे, और चाइना वाला बेफिक्र हो, अरब से आएंगे मुझे मिल जाएंगे। तो उन्होंने कोई ऐसी गेम चलाई कि मुल्क को उस मुश्किल से निकाल दिया। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको क्रेडिट कोई नहीं देता, हमेशा हुकूमत क्रेडिट ले जाती है वैसे बड़ी ज्यादा, है वैसे बड़ी जाती। लोग कहेंगे नहीं जी ये बड़े जीनियस है, एक्चुअली जीनियस कौन है? इकोनॉमिस्ट, प्लानर जीनियस। आर्ट हुआ ना फिर, भाई ये आर्ट ही तो है कि उन्होंने चाइना को, सऊदिया को जिनके पैसे देने, उन्हें ऐसे वादे किए, ऐसी मीटिंग्स की, ऐसी बात की, और उनको ऐसे जमीन में गड़ दिया जैसे खंबा होता है, हिलने नहीं दिया, न दाएं न बाएं। तो ये आर्ट है। ये क्या, ये एक आर्ट है। कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द आर्ट। किस तरह से आर्ट होता क्या है? अपना साइंटिफिक नॉलेज अप्लाई करके किसी चीज को करके मुमकिन दिखाना। क्या हाल है? आप चलिए, आप सब मेडिकल साइंस से आए हैं अक्सर बच्चे, तो मुझे बताएं जब हम मेडिकल की किताबें पढ़ते हैं तो क्या होती है? साइंस समझ लो, थ्योरी समझ लो। लेकिन जब हम ऑपरेशन थिएटर में किसी का गुर्दा निकाल के दूसरे को डाल देते हैं, तो ये क्या है? ये आर्ट है। इसका मतलब है आपने जो साइंस पढ़ी थी, नॉलेज, उसको आपने क्या किया है? यूज किया, अप्लाई किया। तो कहते हैं द आर्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ सम साइंटिफिक knowledge when someone after gathering through scientific fact uses them to solve some, this is what we call the art. ये आर्ट है। तो साबित हुआ इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। किताबें पढ़ी होंगी उन इकोनॉमिस्ट ने, कितनी सारी रिसर्चेस की होंगी, कितनी सारी, लेकिन जब वक्त आया तो उन्होंने वो सारी थ्योरियां, किताबें, एक दो में इकट्ठी करके उनको अप्लाई करके उस मुश्किल सिचुएशन से कौम को अल्लाह के करम से निकाल दिया। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स क्या है? एक आर्ट है। इसी तरह बच्चों गाड़ी चलाना भी क्या है? आर्ट है। हालांकि अच्छा हमारे यहाँ नहीं मानते, क्योंकि हमारे यहाँ सब गाड़ी चलाना ऐसे ही सीखते हैं जैसे मैंने सीखी। क्या हाल है ना जी? मैं एक जगह जॉब करता था, शुरू से मेरा पैसे पूसे कोई नहीं होते पढ़ने के, नौकरी करो और ट्यूशन पढ़ाओ, ये वैसे ही करता था। जॉब करता था तो कंप्यूटर का एक प्रिंटर था, वो खराब हुआ था, वो दिया कंपनी को। वो कंपनी डेविस रोड पे थी, उन्होंने ठीक कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन राइट था उनके पास, तो हम गए डेविस रोड से लेने के लिए। तो बच्चों गाड़ी चलानी ऐसे सीखी कि जब हम आए तो प्रिंटर टूटा हुआ था। तो जब प्रिंटर टूट गया हमारे से, तो हमने क्या किया, हमने कहा अब ये तो टूट गया, इसका क्या करें? हमने हाथों पे पट्टियां शट्टियां बांध ली, ऊपर टेंचर गिरा दी। अच्छा, तो वो थोड़े दिन में उन्होंने देखा यार जोड़ शोड़ कोई नहीं खराब, हमारा प्रिंटर टूट गया। तो पूछने लगे कि प्रिंटर कैसे टूटा था, सच सच बता। तो मुझे कहने लगे वो एक अकाउंटेंट थे, उनका नाम था फॉर्गसन, थे मियां जुल्फकार साहब। कहते हैं अच्छा बता प्रिंटर कैसे टूटा? मैंने कहा सर वो ना अगली गाड़ी ने ब्रेक लगा ली थी। तो तूने क्या किया? मैंने नहीं लगाई। समझे बात? अब दुनिया सारी में गाड़ी चलाना एक आर्ट है, क्योंकि पहले वो किताबें पढ़ते हैं कि आगे ये है तो आगे स्पीड ब्रेकर है, आगे ये है तो पहाड़ है, आगे ये है तो स्लीपिंग। और हमारा क्या होता है? हमारा तो डायरेक्ट ही चला देते हैं, इसलिए हमें नहीं पता। लेकिन गाड़ी चलाना एक आर्ट है, क्योंकि पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर हम गाड़ी चलाते हैं। राइट बच्चों? अच्छा जी, अब ये तो बात समझ आ गई ना बच्चों को, तो इस क्लियर। अब साइंस क्या है? अभी मैं इकोनॉमिक्स से बात चला गया हूँ थोड़ी देर के लिए, प्योर साइंस के अंदर आ गई। कहता है साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो कॉज एंड इफेक्ट पे रिलेशनशिप बताता है। कॉज इफेक्ट में, कॉज वजह, इफेक्ट नतीजा। तो वो कहता है जैसे देखो, मॉलिक्यूल्स मूव फास्ट ड्यू टू हीट एंड वाटर इज बॉइल्ड। इसमें कॉज क्या और इफेक्ट क्या है? हीट इज द कॉज ना, और बॉइलिंग वाटर इज द इफेक्ट। एंड देन ऑब्वियसली फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो जो एक्शन है वो क्या है? कॉज है। रिएक्शन क्या है? इफेक्ट है। वो कहता है यही तो इकोनॉमिक्स करती है। कैसे? देखिए, डिक्रीज इन प्राइस कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड।
क्या आजकल एप्पल बहुत बिक रहा है ना, लेकिन एप्पल 400 रुपए किलो था। गरीब आदमी तो एप्पल सामने रख के गाजर खा रहा था। लेकिन क्या हुआ कि एप्पल हो गया 150-200 रुपए में, और अब उसकी डिमांड क्या हो गई है? तो ये काज हो गई, और ये अच्छा। और इसी तरह हाई इन्फ्लेशन डिक्लाइंस द, चीजों महंगी होने से लोग कम खाते पीते हैं, जिससे उनका मेयार जिंदगी पस्त हो गया है। तो ये क्या हो गई, और ये क्या हो गया, इकोनॉमिक्स साइंस है। क्या हाल, तो साबित हुआ इकोनॉमिक्स आर्ट भी है और इकोनॉमिक्स साइंस भी है। कहते हैं ना, सेम एज इन इकोनॉमिक्स द लर्निंग अबाउट द इकोनॉमिक फैक्ट अबाउट द इकोनॉमी थ्रू द हिस्टोरिकल फैक्ट इनेबल द ऑथराइज्ड टू मेक इफेक्टिव प्लानिंग। तो इससे इफेक्टिव प्लानिंग आ जाती है। तो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तेरे जो, जिनको मैं अब जानता ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ है। लेकिन एक स्टूडेंट मेरा नेस्पाक में इकोनॉमिस्ट लगा हुआ, प्लानिंग करता है सड़कों की। एक स्टूडेंट है मेरा कृषि में लगा हुआ है, रिसर्च डिपार्टमेंट में, फैक्टर्स के स्टैटिस्टिकल डाटा को एनालिसिस करके उन्हें प्लानिंग करके देता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट शौकत खानों में लगे हुए रिसर्च में, इकोनॉमिक्स में हैं, लेकिन वहां एज अ स्टैटिस्टिशियन लगे हुए हैं। समझ रहे बात को? वही एनालिसिस करना है, एनालिसिस करेंगे तो कैंसर पर रिसर्च होगी ना। तो यू सी ये है। इसी तरह मेरा एक स्टूडेंट है, वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता है, वो मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा है, राइट जी। तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली इकोनॉमिक्स भी एक लर्निंग है, और उसके नतीजे में प्लानिंग जो है करता है इंसान। समझ ये आर्ट है यार। एंड देन सिमिलरली इट इज साइंस एज वेल। सो इट्स साइंस, इट्स आर्ट, दोनों चीजें साबित हो गई। साइंस भी आर्ट भी। अच्छा, अगर अब साइंस है तो बताओ कि हम मान लिया कि साइंस है, ये तो आप पढ़ ही लेंगे इन नटशेल की, दोनों चीजें इसके अंदर हैं, नॉलेज भी है और एप्लीकेशन भी है। ठीक है जी। अच्छा, अब बात आ जाती है, अगर साइंस है तो कौन सी साइंस है? क्या ये पॉजिटिव साइंस है, या ये नेगेटिव, या ये सॉरी नॉर्मेटिव साइंस है? देखिए, जो पॉजिटिव साइंस है वो क्या होती है? कहता पॉजिटिव साइंस साइंस की वो ब्रांच है जहां पे हम एनालिसिस करते हैं पहले से बनी हुई थ्योरियों का, कॉन्सेप्ट का, और उनको एक्सेप्ट करते हैं फैक्ट्स को, और डेवलप करते हैं मोर रिक्वायर्ड लॉज एंड प्रिंसिपल्स। ऐसे बच्चों, तो जिस तरह बायोलॉजी, केमिस्ट्री, या आप केमिस्ट्री को बायोकेमिस्ट्री कह लो, जो भी कह लो आगे, उसकी ब्रांच में क्या रिसर्चेज हो रही हैं, और पिछले वाले कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते रहते हैं, और नए कॉन्सेप्ट डेवलप करते रहते हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी मुसलसल ये होता रहता है कि जो पिछले कॉन्सेप्ट हैं उनको टेस्ट किया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे कई ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे, हम कहेंगे इस साल ये बताया गया था, अगले साल ये साबित हो गया। क्या हाल है? तो इसलिए यहाँ पे भी क्या होता है बच्चों, जो कॉन्सेप्ट्स हैं बनते रहते हैं और पिछले कॉन्सेप्ट साबित होते रहते हैं। लिहाजा ये पॉजिटिव साइंस भी है, साइंस भी है और पॉजिटिव साइंस भी है। ठीक है जी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि नॉर्मेटिव साइंस क्या है, नॉर्मेटिव साइंस ये बताती है कि साइंस में हो तो ऐसे रहा है, लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर इस तरह होता। ऐसे ही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स लुक्स एट हाउ इकोनॉमी शुड बी or should have been rather than how actually is or was। जैसे है, काश ऐसा ना होता, इस तरह से होता है। यानी नॉर्मेटिव साइंस बताती है कि साइंस का ये रूल इस तरह असर कर रहा है, लेकिन इसके ये असर करने से ये नुकसान हो रहा है, तो इस तरह से ये नहीं होना चाहिए, या इसके अलावा कुछ होना चाहिए। क्या हाल है? जैसे नॉर्मेटिव साइंस के हवाले से उसने कहा कि जब इन्फ्लेशन हुआ तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर गया। तो नॉर्मेटिव होने के नाते वो क्या कहेगा कि इन्फ्लेशन होने के बाद लोगों की आमदनियां बढ़ा दी जाएं, ताकि उनके ऊपर ये असर ना आए। तो यही तो मकसद है कि ये यूं हुआ है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इसी तरह मजदूर उजरत तय करने गया, लेकिन उसका बार्गेनिंग पावर नहीं थी, इसलिए उसने कम उजरत ले ली, जिससे उसका घर कम ले ली, जिससे उसका घर नहीं चल रहा या सही से नहीं चल रहा। नॉर्मेटिव साइंस क्या कहेगी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहेगी कि इसके लिए कुछ होना चाहिए, ऐसा होना गलत है। डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक ठीक है,
लेकिन असूली तौर पे नॉर्मेटिव या अखलाकी बुनियाद पे देखा जाए तो ये ठीक क्या हाल है बच्चों? कुछ बात समझ आती? यानी साइंस प्योर लॉज हैं और इकोनॉमिक्स भी प्योर लॉज हैं, लेकिन वो प्योर लॉज में अक्सर एजेंट्स का नुकसान हो रहा होता है। तो जब नुकसान हो रहा होता है तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बहुत चिल्ला उठती है कि जनाब ये जो आइडियल मॉडल है, स्टैंडर्ड है, ये तुमने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन इसके लिए कुछ करेक्ट या नॉर्मल वे क्या होना चाहिए। इस मसले का एक्चुअली ये हुआ, होना क्या चाहिए, हुआ ये है होना क्या चाहिए। ठीक है बच्चों? अब इस सेंस में देखा जाए तो कहते हैं कि ये पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है जो नॉर्मेटिव जजमेंट यानी वैल्यू, एक्सप्रेसिव वैल्यूज यानी नॉर्मेटिव जजमेंट देते हैं। नॉर्मेटिव जजमेंट से क्या मुराद हुई बच्चों? कि क्या इसमें फेयरनेस पाई जाती है, क्या ऐसा करना ठीक है। तो साइंस तो जजमेंट दे देगी, लेकिन इंसान के ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है? क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? तो इसमें अंदर सीधी बात है, पॉजिटिव साइंस देखी जाए और नॉर्मेटिव देखी जाए तो कहता है कि इकोनॉमिक्स इज दैट ट्राइज टू चेंज द वर्ल्ड बाय सजेस्टिंग द पॉलिसीज बाय इंक्रीजिंग इकोनॉमिक welfare, and the opposite of that positive economics which is content to try to describe the world as it is। तो ये जैसे है वैसे डिस्क्राइब करता है, ठीक है, जैसे है वैसे डिस्क्राइब करता है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहती है? वो उसकी, जी जी, स्पिरिट, इखलाकियात की सेंस में देखती है कि ऐसा होना ठीक नहीं है। जैसे डॉक्टर जो बता रहा है कि तुम्हें ये बीमारी है, पॉजिटिव है, लेकिन नॉर्मेटिव कहता है नहीं नहीं, उसकी बीमारी ठीक करके आ, उसको टीका लगा के आ, उसका मसला हल करके आ। राइट बच्चों, बात समझ आ रही है? तो अच्छा, जो एज इट इज बयान कर रहा है वो क्या है? और जो कह रहा है एज इट इज, ये जो हो रहा है ये ठीक, ये क्या है? तो वो इसका मतलब अगर मैं आसान अल्फाज में कह दूं कि जो इखलाकियाती पहलू है वो क्या है? नॉर्मेटिव। और जो प्योर साइंसी बुनियाद है वो पॉजिटिव। राइट बच्चों? तो उसके अंदर सिर्फ लॉज ही डिस्कस होंगे। ये मुझे कहीं नेट से मिला था, मैंने कहा शायद कुछ काम आ जाए, लेकिन इसमें मुझे परेशानी है कि वो ना हो जो मैंने समझाया वो भी चला जाए। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं इसको। जैसे जो नॉर्मेटिव है, पॉजिटिव साइंस है, वो कॉज एंड इफेक्ट पे रहेगी, वो डिस्क्रिप्टिव रहेगी, वो सिर्फ फैक्ट पे बात करेगी। और ये देखिए ये रिकमेंड करेगी टेस्ट की बुनियाद पे सोल्यूशन क्या है। ये टेल्स यू व्हाट शुड बी हैव बीन डिस्क्रिप्टिव, और ये वो डिस्क्रिप्टिव है, ये प्रिस्क्रिप्टिव होगी। यानी वो तो कानून बता के चली जाएगी, फैक्ट्स बता के चली जाएगी, लॉज बता के चली जाएगी। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या करेगी? वो आपको सजेशन देगी, सोल्यूशन देगी, रिकमेंडेशंस देगी कि इस मसले को कैसे हल होना चाहिए। राइट बच्चों? कोई चीज मुश्किल बच्चों? ठीक होगी बात? यहां तक डन हो गया? अगर यहां तक क्लियर है तो आगे चलते हैं। पक्की बात है? अब बिल्कुल 2 मिनट के लिए लंबे लंबे सांस ले लो। क्यों? नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं ना, तो फ्रेश हो जाओ जरा थोड़े। ठीक है बच्चों? चलो अब नया टॉपिक क्या शुरू हो गया बच्चों? 1 मिनट बच्चों, ऑप्टिमाइजर का फोन आ गया है। जी सामने का अच्छा, अल्लाह का शुक्र, खैरियत अच्छा बेटा, मैं आज ना, मेरा बच्चा, मैं आज सब किस्म की जरा लिखता हूँ, ठीक है? तो आज लाजमी मैं करवा लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? ऐसा होता नहीं, मैं 15-18 तक लाजमी करवा लेता हूँ, इस जगह जरा कोई गड़बड़ ज्यादा ही लगती है। कोई 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 इशू नहीं, कोई इशू नहीं इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, तो बात दोबारा रिपीट की जाए। दो ब्रांचेस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो। पहले ना एक टेबल मैंने बनाया है थोड़ा सा, वैसे मैंने नहीं बनाया, किताब नहीं बनाया। अच्छा, ये टेबल जो है ना, ये सारी बात बता देता है, इतनी को बता देता है कि जितने को एमसीक्यूज हैं तकरीबन सारे हल हो जाते हैं, यानी पेपर का मसला हल हो जाता है। देखिए माइक्रो का मतलब और मैक्रो का मतलब। अच्छा, माइक्रो का मतलब
मार्केट, और मैक्रो का मतलब इकोनॉमी एज अ होल। भाई बात ही ठीक है, जब हम लेंस ऊपर ले जाएंगे तो पूरी मुइशत नजर आएगी, और जब लेंस नीचे ले आएंगे तो सिर्फ एक मार्केट नजर आएगी। तो उसको मैं बर्ड्स आई व्यू कहता हूँ। ऊपर से मुइशत देख रहा है, पूरी मुइशत नजर आ रही है, मुल्क पूरा, तो इकोनॉमी एज अ होल नजर आ रही है। लेकिन जब मैं लेंस लेके कुबड़ी मंडी में गया तो मुझे सिर्फ एक थोड़ा सा इधर किया, शालमी आ गई। ठीक है जी, तो वो क्या है, एक मार्केट है, शालमी एक मार्केट है। ठीक है बच्चों। अब देखिए फोकस, इसका फोकस है अफराद, यानी एक ही चीज पे फोकस कीजिएगा, इंडिविजुअल। क्या इंडिविजुअल? इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक कंज्यूमर। इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक घर। इंडिविजुअल फर्म, और इंडिविजुअल मार्केट। और इंडिविजुअल मार्केट को इंडिविजुअल इंडस्ट्री भी कह सकते हो आप। एक ही बात है, इंडस्ट्री कह लो, मार्केट कह लो। इसका मतलब है अगर एक कंज्यूमर हुआ, एक, और अगर एक ही जो है वो बायर हुआ या कंज्यूमर कह लो, तो क्या होगा? एक ही मार्केट है, एक ही फर्म है, एक ही इंडस्ट्री है, ये माइक्रो है। और अगर पूरी मुइशत है, मैक्रो। और चूंकि मैक्रो का मेन कंसर्न होता है इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक। हम जितना भी पढ़ेंगे ना मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड पे जाके गवर्नमेंट की पॉलिसी को तनकीद करेंगे या उसको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है ना? तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए होता है। क्या हाल है? और मजेदारी की बात पता है क्या है, जब हम इकोनॉमिक पॉलिसी देखते हैं ना किसी भी गवर्नमेंट की, सारों की अच्छी होती है। यानी किसी की भी इकोनॉमिक पॉलिसी एज सच बुरी नहीं होती, लिखने की हद तक सबकी पॉलिसी बहुत अच्छी होती है। अच्छा बच्चों, एनीवे, तो हम बात क्या कर रहे थे? माइक्रो स्मॉल है, मैक्रो लार्ज है। एक कंज्यूमर, एक फर्म, एक इंडस्ट्री, एक मार्केट माइक्रो है, और इकोनॉमी एज अ होल। अब जारी बात है, जब ये माइक्रो है तो प्राइस डिटर्मिनेशन देखेगा कि सेलर और बायर ने मिलकर कीमत कैसे तय कर ली किसी एक मार्केट में। इसी तरह ये देखेगा कि कीमतें कैसे बदल रही हैं किसी एक प्रोडक्ट की या चंद एक प्रोडक्ट की मार्केट में। लेकिन जब मैक्रो में आएगा, बड़ी बड़ी बातें पड़ेंगी। नेशनल इनकम है, नेशनल का मतलब भी कौमी आमदनी, नेशनल इनकम। इन्फ्लेशन, नॉट अ मैटर ऑफ वन पर्सन, इज अ मैटर ऑफ होल सोसाइटी। अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट द मैटर ऑफ वन पर्सन, इज अ मैटर ऑफ होल सोसाइटी। तो आप कहें नहीं नहीं सर, एक बंदे का भी हो सकता है। नहीं भाई, एक बंदा सबर वाला भी हो सकता है, चुप करके बैठे रहे, लेकिन मुआशरे में बेरोजगारी, नतीजा क्या होगा? बोलो, अगर अगर मुआशरे में अल्लाह ना करे बेरोजगारी ज्यादा हो जाए, फिर क्या होगा? इनकलाब आ सकता है। क्यों भाई? क्राइम रेट बढ़ जाएगा, जाहिर है। कहते हैं ना, खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। क्या हाल है भाई? यहाँ कोई कैफ बच्चा कर ले और उसको आगे आर्टिकलशिप ना मिले, जॉब ना मिले, तो क्या करेगा? वो कहेगा बताओ जरा, ये मिस कहाँ से गुजरती, रास्ता कौन सा है? हाँ, ये दो शाही साहब कहाँ से होकर गुजरते हैं? ये राना राना नवीज साहब कहाँ से जाते हैं? सीधी बात है। क्योंकि ये क्या है, ये मैक्रो प्रॉब्लम है। इसलिए यहाँ पे मसला होता है इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर, पॉलिसीज क्या बनानी है, राइट बच्चों? अच्छा जी। तो इसलिए जब हम पढ़ते हैं माइक्रो, तो हम फर्द को देखते हैं, उसके घर को देखते हैं, उसकी फर्म को देखते हैं। और जब पढ़ते हैं मैक्रो, तो हम नेशनल इनकम को देखते हैं, गवर्नमेंट को देखते हैं, और दुनिया को देखते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारी किताब जब लिखती है ना, तो वो पूरी पूरी इतनी तफसील लिखती है कि माइक्रो का मतलब बच्चों समाल होता है। समाल का मतलब है इन्वेस्टिगेटिंग द इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड, फर्म एंड मार्केट। ठीक हुआ बच्चों? अच्छा, इसलिए इसके अंदर जब आप पढ़ते हो तो डिमांड एंड सप्लाई आ जाएगी। इसके आगे लिख सकते हैं चैप्टर नंबर 2, कंज्यूमर बिहेवियर, ये भी इसके साथ लिंक कर देगा। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ये चैप्टर नंबर 4 है। तो ये दो चैप्टर मिलके एक बनाया हुआ है, और इनके भी, इनको भी मिला के इसके दो चैप्टर लिखे हुए, राइट जी? तो ये आगे चल के हमने पढ़ने। अगर इनके नाम से पता चले तो क्या समझ आ रहा होगा? डिमांड, कंज्यूमर, सप्लाई, सेलर। ठीक है ना? कंज्यूमर थ्योरी, कंज्यूमर का रवैया,
कब ज्यादा खरीदता है, कम कम खरीदता है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, फर्में किस तरह चीजें, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, जो चीजें बनाते हैं उनकी लागत क्या आ रही है, ये होगा ना बच्चों। आगे चल के कॉस्ट काउंटिंग बन जाएगी, आगे चल के ये हम इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे ताकि कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट हमें यहीं से समझ आना शुरू हो जाए। तो देखिए जब वो इंडिविजुअल की बात करता है तो कहता है कमोडिटी प्राइस, तो कमोडिटी प्राइस हमेशा किससे तय होती है, डिमांड और सप्लाई से, यानी एक तरफ सेलर और एक तरफ बायर आपस में बैठ के बहस करते हैं। जैसे आपने कभी ओरिगा कॉम्प्लेक्स गए हो तो वहां पे ज्यादा पठान चीजें बेच रहे होते हैं, है ना बच्चों। तो क्या कहते हैं कि वो आग एक खातून आती है, भैया ये कपड़ा कितने का दिया, वो कहता है बाजी 6,000 का। वो ये तेरा दिमाग खराब है, तो महंगाई में चाया हुआ है, भैया तू होश में है। अच्छा वहां पठान गुस्सा नहीं करता, साथ दिखेगा बाजी आपके लिए सस्ता कर दे, क्या हाल है जी, और तय हो गया 1,800 रुपये। तो इसका मतलब है कि बाजी ये है और भाईजान ये है, दोनों ने मिलकर क्या तय किया, 1,800 का सूट, राइट हो गई बात। तो ये जो 1,800 रुपये तय हुआ है, ये डिमांड एंड सप्लाई की जो बहस हुई है बच्चों, तो इसमें डिमांड वाली कौन थी, बाजी, ठीक है, और सेल वाला कौन था, भाजन, ठीक है जी। तो इस तरह दोनों ने मिलके एक रेट तय कर लिया, तो यहाँ डिमांड एंड सप्लाई है, राइट बच्चों। तो इस तरह कमोडिटी की क्या तय हो गई, डिमांड सप्लाई ने मिलके की। अच्छा बच्चों आगे क्या आ गया, फैक्टर, फैक्टर आपने सारे पढ़े, कौन कौन से पढ़े थे बताओ, लैंड पढ़ा था, लेबर पढ़ी थी। अब मसला ये कि इनके भी मुआवजे इनकी डिमांड एंड सप्लाई से तय होंगे। आपने देखा मशीनें महंगी होती हैं और मजदूर क्यों, मजदूर की सप्लाई ज्यादा है क्योंकि मुल्क में आबादी ज्यादा है, और कैपिटल की सप्लाई, तो जिस चीज की सप्लाई कम होगी स्कार्सिटी होगी वो महंगी हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों क्या ख्याल है, हमारे लाहौर में लैंड क्यों महंगा है, कम है, सारा पंजाब तो इधर इकट्ठा हो गया है। कितनी आबादी होगी लाहौर की, हाँ ये सही कह रहे हैं, तकरीबन 2.5 करोड़ है। इसमें से 1.5 करोड़ तो भाई वो है जो पक्के हैं, जिनके घर हैं यहाँ, और तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ तक लोग आते और जाते रहते हैं। सही है ना बच्चों। तो यहाँ पे आबादी ज्यादा है इसलिए जमीन क्या है, महंगी है। अच्छा बच्चों आगे आगे क्या जी, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट भी माइक्रो में ही आता है, आल तो हमारे कोर्स में इसका कोई हिस्सा नहीं है, ठीक है। वेलफेयर का ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, और आगे बच्चों की क्वेश्चंस याद है आपको, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ह्यूम टू प्रोड्यूस, ये भी कॉन्सेप्ट माइक्रो से आया है, राइट बच्चों। आगे चल के इकोनॉमिक सिस्टम बन जाता है। अच्छा बच्चों स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स, इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन से हैं बच्चों, याद आया, C+I+G+X-M, राइट बच्चों, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी आगे क्या आ गया बच्चों, एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, क्या मतलब हुआ, हमारे पास जो कम रिसोर्सेज है हम किस तरह अक्लमंदाना तौर पे उनको इस्तेमाल करते हैं, तो उनका ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकें, फायदा उठा सकें, राइट जी, बात समझ आती है। और प्राइस डिटर्मिनेशन तो हमने अभी पढ़ी है, ठीक है। और इन साहब को जानते हैं आप, कौन है, अच्छा ये तस्वीर तब हम लगाया करते थे जब कोविड में हमें पढ़ाना पड़ता था ऑनलाइन, तो अक्सर कैमरा नहीं चलता था तो हम तस्वीर लगा देते, चलो बच्चों को पता ही लग जाए शुरू के लेक्चर में कि टीचर कौन सा है। तो ये मेरी तब की तस्वीर है जब मैंने दाढ़ी नहीं रखी, तो पीछे CFE का साइन भी नजर आ रहा होगा आपको, राइट बच्चों, है ना। तो ये मेरी तस्वीर है बच्चों, अच्छा जी, अच्छी लगी आपको, नहीं लगी, मेरी बेगम कह रही थी कि ये तस्वीर आप पहले भेज देते ना, तो इससे ज्यादा अच्छा मिलता था आपको। अच्छा बच्चों कोई बात, अच्छा जी लिमिटेशंस ऑफ
माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा ये ना, अब इल्जाम देखें कैसे लगाएंगे भाई, एक स्कोप छोटा है तो उसमें कम नजर आएगा। अब देखो इल्जाम क्या लग रहा है, वेरी, भाई आपने खुद ही तो लेंस नीचे ले गए, तो माइक्रोस्कोप से माइक्रो ही नजर आएगा, और क्या नजर आना है। लेकिन तनकीद में ऐसे ही करते हैं हम, इकोनॉमिक्स में बात तनकीद बिल्कुल जुल्म है। तो ये फजूल सी तनकीद है, इससे बहुत छोटा नजर आता है, सिर्फ एक कंज्यूमर एक फर्म नजर आती है और कुछ नजर नहीं आता। और कहता है बात बार ऐसा होता है कि आप, और फिर आगे देखो क्या कह रहा है इनसफिशिएंट है क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं डिस्कस होगा, तो जब वो उसके टॉपिक ही नहीं तो डिस्कस कैसे होते। लेकिन ये मैंने नहीं लिखा, किताब वाले ने लिखा, मैंने कहा पढ़ा देता हूँ। क्या हाल है, ये तो ऐसे ही कि घर जाके आप अपनी आपी से या बेगम से ये काला सूट पहन लो, और काला सूट पहने हो थोड़ी देर को तुम तो काली लग रही है। भाई बात ही आपने खुद ही काला बनाया है ना, भाई आपने उसको माइक्रो बनाया तो माइक्रो ही रहेगा ना, उसमें क्यों आएगा बिजनेस साइड। अच्छा अगर आ जाता तो कहते ये क्या बात हुई, कहा इसने ये था और हुआ ये। है ना बच्चों। तो ये तनकीद करते वक्त हमने जो काम उसके अंदर किया है, भाई माइक्रो है तो माइक्रो नजर आएगा, लेकिन चले किताब में लिखा है तो क्या खामी बताता है कि ये माइक्रो देख सकता है मैक्रो, ये अकेला कंज्यूमर देख सकता है, अकेला बायर देख सकता है, या अकेली फर्म देख सकता है, मैक्रो लेवल पे इसलिए इस लिहाज से ये अंधा है, इसको ना तो कोई इन्फ्लेशन नजर आ रहा है ना अनएम्प्लॉयमेंट नजर आ रही है। ये इसके ऊपर कैसे तनकीद कर दी बच्चों, आपको पसंद आई कि नहीं, नहीं आई, चलो फिर मैं पैसे वापस कर नहीं सकता आप। अच्छा बच्चों यहाँ तक कोई चीज मुश्किल। अच्छा अब बच्चों, टू मैनी एंड अनरियलिस्टिक अजम्पशन, जब भी कोई लॉ पढ़ेंगे उसकी इतनी अजम्पशन रखेगा, इतनी रखेगा कि बाज़ औक़ात आप कहेंगे यार ये क्या हो गया, कानून कब पढ़ाना है, लॉ कब पढ़ाना है आपने इसका। लॉ पढ़ते पढ़ते बड़ी देर हो जाएगी, आप पहले तय कर रहे होंगे आबादी नहीं बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेंगे, इस तरह की इसके अंदर काफी सारी assumption। जबकि मैथमेटिक्स में सिंपल होती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में दो वेरिएबल कांस्टेंट, दो वेरिएबल, फिर दूसरे वाले दो वेरिएबल, इधर वाले दो कांस्टेंट, ऐसे ही होता है। और इसके अंदर काफी सारी assumptions होती है। तो ये इसके क्या है बच्चों, ड्रॉबैक। आगे क्या, आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्या पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे, एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे, ऐसे ही है बच्चों। और उसके अलावा मुल्क का बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे। इसका मतलब इसमें बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कौन कौन से, अफरातफर, एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर हम दो पॉलिसीज पढ़ेंगे, उनका नाम है, एक का फिस्कल पॉलिसी और एक है मॉनेटरी पॉलिसी, की ये पॉलिसीज या ये प्लानिंग कैसे होती है। एक स्टेट बैंक करता है, जो स्टेट बैंक करता है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, और एक हुकूमत करती है उसको फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल मतलब खर्चा, तो हुकूमत के खर्चे की पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी करते हैं। तो ये बच्चों ये एक्टिंग गवर्नमेंट करती है, और ये जो है ये कौन करता है बच्चों, स्टेट बैंक। तो रिपीट करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बच्चों, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट और फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे पढ़ेंगे इसके अंदर, और क्या पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और हुकूमत की क्या पढ़ेंगे, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के इन्होंने ये प्लान कैसे बनाए हैं। अच्छा बच्चों, अब कहते हैं कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा बच्चों के जहन में ग्रोथ का पता है क्या मतलब होगा, ग्रोथ का मतलब ये होगा बच्चों के हम कितनी चीजें ज्यादा बनाएंगे, जितनी चीजें ज्यादा बनाएंगे उतनी ग्रोथ हुई। रिपीट करते हैं, हम जितनी चीजें ज्यादा बनाएंगे उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। मिसाल क्या है, हमारे मुल्क में ज्यादा गाड़ियां बने, ज्यादा फल उगे, ठीक है जी, ज्यादा एयर कंडीशनर बने, ज्यादा कंप्यूटर बने, तो हम इसको क्या कहेंगे, हमारे मुल्क में क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। बात समझ आ रही जी। इससे लोगों का मेयार जिंदगी क्या होगा, बेहतर होता है। रिपीट करते हैं, ग्रोथ का मतलब क्या है बच्चों, अगर हमारे मुल्क में ज्यादा गुड्स और सर्विसेज बने, यानी ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा फल, ज्यादा गंदुम, ताकि लोगों के पास खाने को ज्यादा हो, यूज करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें हो, अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे हमारे मुल्क में ग्रोथ और लोगों की बेहतरी हुई है, डेवलपमेंट हुई है। ठीक है बच्चों।
अच्छा, और नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन, कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है। बताओ, कोई भी बंदा या कोई भी कौम या कोई भी फर्द अपनी इनकम को मेजर क्यों करेगा, डिटरमिन क्यों करे। हाँ, लेकिन डिटरमिन क्यों करना चाहते हैं। हाँ, ताकि हम सजेस्ट कर सकें कि ये कल क्या थी, उससे पिछले साल क्या थी, उससे पिछले साल क्या थी, आज कहाँ पे है, ताकि हम उसको तजवीज कर सकें, कोई हल निकाल सकें अगर वो कम में ज्यादा है। भाई देखिए ना, पेशेंट की अगर वेरिएबल्स नहीं सामने आएंगे, रिपोर्ट सामने नहीं आएंगी, तो ट्रीटमेंट तो नहीं ना हो सकती। और उसकी जो रिपोर्ट है वो कैसे बनती है, ब्लड प्रेशर मेजर करो, ग्लूकोज लेवल मेजर करो, ठीक है ना, उसके वाइट ब्लड सेल्स, उसके प्लेटलेट्स, ये होती है ना चीजें। इसी तरह मुईशत का भी यही है कि पहले तुम उसके सारे क्या करो, मेजरमेंट करो। जब सारे मेजरमेंट कर लोगे, नेचुरली डिटरमिन कर लोगे, तब ही तुम तजवीज कर सकते हो कि इसका इलाज क्या है। राइट बच्चों। अब ग्रोथ की क्या बात समझ आई हमें। हमारे मुल्क में ज्यादा चीजें बने तो उसमें ग्रोथ है। और नेशनल डिटर्मिनेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि पता चल सके, बल्कि इसने बड़ा अच्छा लिखा है कि मुईशत की क्या पता चल सके, हेल्थ, है ना। जैसे कहते हैं जी, इंडिया का जीडीपी ना हर साल 8 से 10% बढ़ जाता है। इसका मतलब पता है क्या है, हर 6 साल बाद इंडिया के पास जितने पैसे हैं डबल हो जाएंगे। हर 6 साल बाद जितने पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे। कैसे, देखिए, 10% का मतलब है, अगर आज 100 है तो कल क्या हो जाएंगे, अगले साल 110 हो जाएंगे ना। उससे अगले साल उन 110 का 10 हो जाएगा ना, यानी जो इंक्रीमेंट है वो बीच में ऐड हो जाएगी। तो आम बंदा सोच सकता है कि 10 साल में डबल होंगे, नहीं, 10 साल में नहीं, तकरीबन 6 साल में डबल हो जाएंगे। क्योंकि जो बढ़ रहे हैं वो भी तो बीच में ऐड होते जाएंगे। तो यही चीज हमने देखनी होती है, यही चीज हमने देखनी होती है। राइट बच्चों। अब आगे क्या आ गया, ये आप जानते हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट। और क्या बच्चों, पेमेंट। जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ना किसी फर्म की, तो इसी तरह इकोनॉमी की भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। और उसके अंदर देखते हैं हमने एक्सपोर्ट क्या किया और इंपोर्ट क्या किया है। तो आपको हर दफा पाकिस्तान में यार हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट में खसारा है, क्या खसारा है, सोचो। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट। अच्छा बच्चों, हम इंपोर्ट ज्यादा क्यों करते हैं, सोचो सोचो सोचो। जी बच्चों, हम इंपोर्ट ज्यादा क्यों करते हैं। जी, असल में वजह कुछ यूं नहीं। जी जी बेटे, जी बोले बोले, आपका बोलना ज्यादा जरूरी है। बोले शाबाश, किसी बच्चे ने बिल्कुल सही बोला, पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहा है। रिसोर्सेज कम है असल में, हमें जिन चीजों की जरूरत है मुझ में बनती नहीं। मिसाल के तौर पे सोचो कि हमें एमआरआई मशीन चाहिए, नहीं होगी, हमारे बंदे मर जाएंगे, तो हमने बाहर से मंगवानी पड़ेगी। हमने सड़क बनानी, हमें रोड रोलर चाहिए, क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर ये कंप्यूटर नाम है, आपको कैसे पढ़ाऊं, ये मुझ में नहीं बनता, ठीक है ना। क्या कहते हैं, मोबाइल है, ना हो ये भी एक टूल है, इससे मैं पैसे कमाता हूँ, अगर नहीं होगा तो मैं पैसे नहीं कमा सकता। क्या हाल है। अरे मेरी तो कोई ऐसी फूफी भी नहीं, इससे मैं बात करूँ, आपकी सबकी तो एक एक फूफी होती है आमतौर पर। नहीं बच्चों, ये चंद दिन पहले की बात है, मैं कल्टस पे आ रहा था, पुरानी कल्टस है मेरे पास, उसका शीशा खुला, एसी नहीं काम कर रहा था। तो मैं शीशा खोल के आ रहा था, तो एक माली जा रहा था, उसके पीछे वो रखी हुई थी मशीन, साइकिल की, साइकिल के ऊपर ग्रास की मशीन, और कटर आगे लगा हुआ था, और वो जा रहा था। तो उसको फिर कह रहा था कि अच्छा फिर जरीना तू जिंदगी इसकी कमाया, इस बात की बातें करते जा रहा हूँ। मैंने कहा यार देखो जरा, माली भी बिजी है इस दुनिया में, वो भी बातें कर रहे थे, जरीना तो जिंदगी की खटिया है जी। तो बच्चों ये बात क्या है कि हर बंदा मसरूफ है। तो मेरा तो मोबाइल सिर्फ काम के लिए है ना, मजदूरों के लिए, तो लिहाजा हमें सारी चीजें बाहर से क्यों मंगवानी पड़ती हैं, जैसे दवाइयाँ, उनके साल्ट। तो ज्यादातर हमारी इंपोर्ट का मसला ये है कि अगर वो ना मंगवाएं तो हमारा काम ही ठप हो जाएगा। हाँ, कुछ थोड़ी सी चीजें हैं, जैसे आप कह सकते हैं फॉर्च्यूनर बंद कर दो, क्या हाल है,
हो सकता है ना। अच्छा, लैंड क्रूजर बंद कर दो, काम चल जाएगा। क्या हाल है बच्चों? तो अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, शायद आपको बुरी लगे, लग जाए। हम नेपाल चले जाएंगे, पास ही है। इंडिया चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, तो बांग्लादेश इंडिया का जीडीपी हमसे बेहतर है। लेकिन उनकी यूनिवर्सिटियों में जाके देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट साइकिलों पे आते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट साइकिलों पे आते हैं। अमीरों के बच्चे भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग साइकिलों पे आते हैं। यानी कि वहां पर ग्रेजुएशन मास्टर्स तक, सीए करने तक अक्सर लोग साइकिल चलाते हैं, अमीर होने के बावजूद। वो अपना पेट्रोल बचाते हैं। हमारे मुल्क में बच्चा नामी करता है, उसको बाइक ले देते हैं। और जितनी बाइक्स हैं, ये सिर्फ ये नहीं कि बाइक के पुर्जे इंपोर्टेड हैं, जितनी बाइक ज्यादा उतना पेट्रोल भी तो ज्यादा चाहिए। क्या हाल है? इसका मतलब है हमारे मुल्क में इंपोर्ट का रुझान भी ज्यादा है। और हमारे यहाँ बचपन से ही लग्जरियस लाइफ में गुजारने की आदत है कि क्या होगा, थोड़ी साइकिल चलाओगे, पसीना आएगा, थोड़ा जिस्म भी अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन क्या है कि हम सिर्फ 13-14 साल की उम्र में बच्चे को खराब करना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि फिर इंपोर्ट बिल तो आना ही आना है, पेट्रोल तो बाहर से आएगा। इतना पेट्रोल तो नहीं है हमारे पास। क्या ख्याल है बच्चों? है कि नहीं? तो अब यही चीज है, फिर वहां प्रोफेसर मोटरसाइकिलों पे आ जाते हैं। जब बच्चे साइकिल पे आए, प्रोफेसर मोटरसाइकिल पे भी आएंगे तो ठीक लगेगा। अब जब बच्चे मोटरसाइकिल में आए तो प्रोफेसर को तो फिर गाड़ी लेनी पड़ेगी, मजबूरी। और बाज़ का हमारे पास पैसे भी नहीं होते, लेकिन फिर भी हम गाड़ी चलाते हैं, मजबूरी। नहीं चलाएंगे तो हमारा आपका रैंक क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और ये जो बच्चे इतराज करते फिरते हैं, अभी तो सिर्फ ये कहते हैं ना जी स्पीड स्लो है, पता नहीं कोर्स पूरा होगा कि नहीं, फिर वो ये भी कहेंगे देखो जी इन्होंने की पढ़ाया आज तक, जो इन्होंने पढ़ाया इनकी जिंदगी चेंज नहीं हो सकी, तो हमें भी क्या चेंज करेंगे? भाई जो तनकीद करना जानते हैं, फिर तो एक और तनकीदी नुक्ता आ गया ना उनके पास, कि यार ये बोलना पढ़ना है, देखो जरा मोटरसाइकिल ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਆਪ है, तो इलम ने कुछ नहीं किया तो साडा की करना। लेकिन ये क्या है, ये है हासद की निगाह। ये कभी चेंज नहीं। मैं एक जगह पढ़ाता था, वहां दो मेजर पढ़ा करते थे। तो उनका मैं डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाता था, कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स था। पहले मैं कंप्यूटर साइंस थोड़ा सा पढ़ाई मैंने। तो वो पता है क्या कहते थे? टीचर आता है, समझाता अच्छा है, लेकिन रोटियां लगा के चला जाए। ये एक अजीब बात है कि स्टूडेंट टीचर से जेलस हो जाए कि रोटियां लगा, ये नहीं, ये पैसे क्यों कमा रहा, ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसको नहीं होना चाहिए, किसी और को होना चाहिए। या वो क्या कहते हैं, मुझे होना चाहिए था, इसको नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें जो है ना, ये इंसान को कुछ भी नहीं दे सकती जब तक सोच अच्छी नहीं होगी। देखिए ना, उस्ताद का एहतराम ही नहीं करना, उसे अंडर एस्टिमेट करना। उस्ताद का एहतराम ही नहीं करना, उसे अंडर एस्टिमेट करना है कि ये गलत जा रहा है, मैं इसको बताऊंगा कैसे सही होता है। इससे बड़ा गुरूर क्या हो सकता है? और अगर बंदा सोचे कि यार इस लेवल पे तुम कोई सीईओ लग गए हो पैकेजेस के, क्या तुम नेस्ले चलाते रहे हो? यार मैं 3 कंपनियों में एज अ डायरेक्टर काम करता हूँ। मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ बेयरमैक्स कंपनी में। तो मजाक है यार। मैं 3 मास्टर डिग्रियां ले चुका हूँ, मैं पीएचडी के एडवांस स्टेज पे हूँ, और आप मुझे बता रहे हैं तुम काम गलत कर रहे हो। तो खुदा का खौफ करो यार। मतलब कि अब ये रह गया उस्ताद का मुकाम, ये रह गया उस्ताद का मुकाम। तो ये क्यों है? ये असल में बात ये खुद नमाई, अपने आप को बेहतर समझना, दूसरे को अंडरमाइन करना, और इलम की इज्जत ना करना, हमारी कौम का बहुत बड़ा खासा बन गया है। ये एक बच्चा नहीं, कई बच्चों के करियर ऐसे तबाह हुए हैं। कई बच्चों के करियर ऐसे तबाह हुए हैं। उस खुद नमाई, उस खुद गर्जी और खुद एतमादी में जाके जब वो आगे बढ़े हैं, तो ठीक ठाक मार पड़ती है आगे जाके। क्योंकि इलम तो उसको आता है जिसमें देखे ना गहराई नहीं, तो पानी कैसे भरेगा? मैं ऐसे आज सीधा कर दूं, पानी भरेगा नहीं। देखिए गहराई, उस्तादों का एहतराम, बड़ों की इज्जत, दूसरे इलम वाले की इज्जत करना, ये बहुत जरूरी है। और उनकी हिदायत पे अमल करना। क्या ख्याल है कि नहीं? तो फिर अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? जाहिर है फिर दुनिया तो किसी की परवाह नहीं करती। दुनिया आपका वेट करेगी कि नहीं नहीं तुम ठीक हो जाओ, फिर तुम्हारा टेस्ट लेंगे। टेस्ट का टाइम मुकर्रर है, उस टाइम तक जो ठीक होगा वो क्वालिफाई करेगा।
आई एम सॉरी टू से, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप ठीक हो जाए, गलत बात सोचनी छोड़े और उस तरफ आए जो मैं कह रहा हूँ आप। ठीक है, उस्तादी ना लगाएं, उस्ताद की बात माने, उस्तादी ना लगाएं, उस्ताद की बात माने, फिर देखिए कि आपकी कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी, आपको जरूर मिलेगी। सही है जी। तो ये दैट्स, अल्लाह ताला माफ करे, ये बहुत बुरी आदत है। हमने जिंदगी में कभी उस्तादों के साथ ऐसे पेश नहीं, हमने कहा जो टीचर कह रहा है वो ठीक है। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना काफी है आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह।